तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्या है क्वेश्चन? अभी हाल ही में किसे 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा शेहान करुणातिलका को। तो श्रीलंकाई लेखक है ये शेहान करुणातिलका, जिन्होंने अपने उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। अब इनके उपन्यास नॉवल का नाम क्या है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। और आपको बता दूं ये इनका दूसरा उपन्यास है और इसी के लिए इन्होंने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। अच्छा, बुकर पुरस्कार की बात करें तो ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। अगर बात करें पहली बार ये कब और किसे मिला था, तो 1969 में पीएच न्यूबी को मिला था उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। और पहली महिला कौन थी जिसे ये बुकर पुरस्कार मिला था? तो बर्निस रूबेंस को मिला था उनके उपन्यास द इलेक्टेड मेंबर के लिए 1970 में। और आप जानना चाहोगे कि पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे जिन्हें ये बुकर पुरस्कार मिला था? वीएस नायपॉल को 1971 में मिला था। और अभी 2022 का किसे मिला जो आपको याद रखना है? शेहान करुणातिलका को। अब जब हम बुकर पुरस्कार की बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, श्री श्री। तो बिल्कुल चलना भी चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता था? गीतांजलि श्री ने जीता था उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, जिसका अनुवाद किसने किया था, ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। तो इन दोनों को मिला था इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 का। तो अब इन दोनों का अंतर याद रखना। वैसे जब भी एक नाम आएगा तो दूसरा मैं आपको हमेशा रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप भूलोगे नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होगे कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पूछेंगे तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को मिला, और केवल बुकर पुरस्कार पूछेंगे तो शेहान करुणातिलका को मिला है। अभी एनी एर्नॉक्स का नाम आपने सुना होगा, फ्रेंच ऑथर हैं ये। अभी साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था। और स्वांते पाबो ये स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और हाँ, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो आपको बता दूं किस किस को इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन उनको याद रखने की ट्रिक, उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया गया था ताकि एग्जाम टाइम पे आप कंफ्यूज न हो, फटाफट से आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो उसका वीडियो बना दिया, अगर नहीं देखा तो देख लेना, उसकी क्विज भी मिल जाएगी आपको अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, ताकि आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस भी करते रहो। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ में आपको। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में किसे सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। तो प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार हैं ये प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ, जिनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 250वीं जयंती पर सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा है। क्या नाम है? प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ। आपको सुएला ब्रेवरमैन का नाम जरूर याद होगा, दो कारणों से इनका नाम चर्चा में था। एक तो अभी यूके की भारतीय मूल की ये गृह सचिव बनी उस कारण से, और अभी उन्होंने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता इस कारण से भी। अभी मीना कंदासामी की बात करें तो जर्मन पेन पुरस्कार जीता इन्होंने। और तेलुगु लेखक और अभिनेता है तनिकेला भरणी, लोक नायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार मिला था इनको। इनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने बैलन डी और पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा करीम बेंजेमा ने। तो रियल मैड्रिड और फ्रांस के फॉरवर्ड हैं ये करीम बेंजेमा, और इन्होंने पहली बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है। उन्होंने पिछले साल रियल मैड्रिड के लिए 46 मैचों में 44 गोल किए थे और स्पेनिश क्लब के साथ ला लीगा और चैंपियंस लीग जीती थी। और याद रखना कि बैलन डी और जीतने वाले वे पांचवे और 1998 में जिनेदिन जिदान के बाद पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी हैं। अच्छा, पुरुषों में तो बैलन डी और पुरस्कार ये करीम बेंजेमा ने जीता है, लेकिन अगर आपसे पूछे स्पेशली कि महिलाओं में किसने जीता ये बैलन डी और पुरस्कार, तो आंसर होगा बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने। बाकी बार्सिलोना के ही रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं, बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया। और बार्सिलोना के 18 वर्षीय खिलाड़ी है गावी, तो सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी इन्होंने जीती है। जबकि रियल मैड्रिड के हैं
थिबॉट कर्टोइस सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए याशिन ट्रॉफी मिली है इनको। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है बैलन डी'ओर वाला, इसको खास तौर पे याद रखना। बाकी याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखना पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का। अब बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी बंधन बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो पूर्व क्रिकेटर या यूं कह दूं पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, इनको भी बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलो एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए, अभी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए जो सौरव गांगुली की जगह आए हैं? नाम बताओ उनका। बाकी बंधन बैंक की बात करें तो स्थापना 2001 में होती है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। वैसे कुछ समय पहले सौरव गांगुली ये ड्रीम सेट गो के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी आपने पढ़ा होगा स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। रवि शास्त्री फैन कॉड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और रितिका सचदेव मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा उल्फ क्रिट्सर्न को। तो अभी रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिट्सर्न को स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया और इस तरह से वो मैग्डालेना एंडरसन का स्थान लेंगे। मैग्डालेना एंडरसन आपको याद होगा 2021 में स्वीडन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन अब नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? उल्फ क्रिट्सर्न। आपको याद है लीसा स्टालेकर का नाम? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है। और कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी और जॉर्जिया मेलोनी अभी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखो बात स्वीडन की है, स्वीडन की कैपिटल होती है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। आपको याद होगा दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील यानी कि ग्रीन स्टील या आप कह सकते हो कोयले का उपयोग किए बिना स्टील बनाया था स्वीडन की एक कंपनी ने जिसका नाम है हाइब्रिड। और अगर आपसे पूछे कि किसने स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 जीता है तो आंसर होगा प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रुट्सर्ट ने। और इस पुरस्कार को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। और नोबेल प्राइज की बात हुई है तो आपको याद दिला दूं, एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं स्वांते पाबो जिन्होंने मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जीता। तो याद रखना ये भी, बढ़ते आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ को। अब आप कहोगे ये प्रश्न तो हमने पहले भी पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था जब हमने बात किया था कि इनको नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं नियुक्त कर दिया गया है, इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है। कब? अभी 17 अक्टूबर 2022 को। तो प्रेसिडेंट है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है। और इस तरह से वे भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? 50वें नंबर के। इन्होंने किन का स्थान लिया? UU ललित का स्थान लिया। अब इनके नाम से एक नाम हमने और याद किया था, YV चंद्रचूड़ का नाम, और वे इनके पिताजी थे। वे 16वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और उनके नाम की खास बात क्या है, उनके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर किसी के पिताजी के बारे में तो हम पढ़ते नहीं है। तो खास बात ये थी कि उनका कार्यकाल सबसे लंबा था, यानी कि वे अभी तक सबसे लंबे समय तक के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे, 7 साल 4 महीने 20 दिन तक। और अगर आपसे पूछे कि भारत के सबसे कम समय तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे थे, चलो इसका उत्तर आप ही लोग दो। कई बार इनके बारे में हमने पढ़ा है। ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि इनका निधन हो गया। नाम बताओ इनका। बाकी भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे तो आंसर होगा हीरालाल जे कानिया। क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला चीफ जस्टिस रही है? तो आंसर होगा नहीं, लेकिन वर्तमान में बन सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही तो आप आंसर कर दोगे फातिमा बीवी। उसी तरह से अगर हाई कोर्ट में चलें कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही तो आंसर होगा अन्ना चांडी, केरल हाई कोर्ट की। और हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही तो आंसर होगा लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। 2 प्रश्न और याद रखना। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस,
ये 10 मार्च को होता है। और अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर कर देना हेग, नीदरलैंड में। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 27वें लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा भारतीदास को। तो अभी भारत सरकार ने भारतीदास को 27वें लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, लेखा महानियंत्रक का काम क्या होता है? ये केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होता है। और पहले CGA कौन रहे? CS स्वामीनाथन। अब आप CGA को कंफ्यूज मत करना CAG से। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है 14 नंबर के। और इनके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल 148 में। आप जानते हो अभी हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे कौन? अनिल चौहान। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने दिलीप टर्की। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बने राजीव बहल। और अगर आपसे पूछें CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी, तो आंसर होगा नल्ला थम्बिक कलाई सेल्वी। अगर आपसे पूछे अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के। अभी हमारे 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो R वेंकटरमणि। आप जानते हो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? कल्याण चौबे बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में किसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो आंसर होगा RK सिंह को। तो अभी भारत और फ्रांस को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष, और फ्रांस के जो विकास राज्य मंत्री हैं क्रसोला जाचारोपोलू, इनको सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं बैठक हुई थी कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में जो COP21 का आयोजन हुआ था ना, उसी वक्त फ्रांस और भारत ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम में, और एकमात्र ये ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का CMD किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रदीप सिंह खरोला को। तो पूर्व नागरिक विमानन सचिव हैं प्रदीप सिंह खरोला, जिनको इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का CMD नियुक्त किया गया है। और अभी इन्हें मार्च 2022 में ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। बाकी बात करें अगर भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना होती है 1977 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। आपको याद है अभी हमारे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? अनिल चौहान। और चौहान से लिंक करके हमने एक नाम याद किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने कौन? आशीष कुमार चौहान। अभी CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नल्ला थम्बिक कलाई सेल्वी। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ICMR के महानिदेशक कौन बने? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के राजीव बहल बने। अभी हमने पढ़ा था 27वें लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट्स CGA, ये कौन बनी है? भारतीदास बनी है। कौन से नंबर की? 27वें नंबर की। और वैसे 14वें नंबर के आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसी तरह से 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? जगदीप धनखड़। 15वें नंबर की प्रेसिडेंट आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ये कहाँ से हैं? ये भी याद रखना, उड़ीसा से। पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़ बने। अभी 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? R वेंकटरमणि। 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? राजीव कुमार। और अभी 36वें नंबर के BCCI अध्यक्ष बने रॉजर बिन्नी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये आपको याद होने। अब 2-4 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, होमवर्क प्रश्न। आप बताओ भी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? और संसद टीवी के CEO कौन बने? ये 3 प्रश्न मैंने पूछे, उत्तर दो। हम बढ़ते हैं आगे।
चलो बताओ, अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अभी 19 अक्टूबर 2022 को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुन लिया गया है। उन्होंने इस पद को पाने के लिए किसे हराया? शशि थरूर को। तो इस तरह से अब वे सोनिया गांधी की जगह लेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी, मतलब संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम्स। और जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में भी कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा एनी बेसेंट थी, पर यह भारतीय मूल की नहीं थी। तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। ये हमारी पहली महिला गवर्नर भी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और इन्हीं के जन्मदिन को तो एक डे मनाते हैं हम, 13 फरवरी को। कौन सा? नेशनल वुमेन डे। और अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? JB कृपलानी। अच्छा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन रहे? ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अच्छा, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा अयान खान। अच्छा, आपको पता है अभी 2022 में जो 13वें नंबर के T20 मेंस वर्ल्ड कप हुए, ये कहाँ पे शुरू हुए? ऑस्ट्रेलिया में। और इसी में यूनाइटेड अरब अमीरात की टीम के ऑलराउंडर अयान अफजल खान ये T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 16 साल। और इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अभी तक मोहम्मद आमिर वे T20 विश्व कप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के T20 विश्व कप खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अभी तोड़ दिया है अयान खान ने, क्योंकि इनकी उम्र कितनी है? 16 साल। तो याद रखना, अब ये रिकॉर्ड अयान खान के नाम हो गया। यूनाइटेड अरब अमीरात के प्लेयर हैं ये। आपको शेफाली वर्मा का नाम तो याद होगा, सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली ये सबसे युवा भारतीय बनी थी शेफाली वर्मा। रोहित शर्मा की बात करें तो 400 T20 मैच खेलने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बने थे। और किरोन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। और इसी तरह से ड्वेन ब्रावो का नाम याद रखना, ये वेस्ट इंडीज के हैं और 600 T20 विकेट लेने वाले ये पहले खिलाड़ी बने थे। आपको याद है 2021 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। और अभी न्यूजीलैंड में आपके वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। और अभी ऑस्ट्रेलिया ही जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स का क्रिकेट टूर्नामेंट। और आपको याद है अभी जो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा था, सेकंड पे इंडिया रहा था। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में T20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा कार्तिक मय्यप्पन। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के 22 वर्षीय लेग स्पिनर हैं ये कार्तिक मय्यप्पन। तो अभी T20 विश्व कप 2022 में हैट्रिक लेने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 15वें ओवर में लगातार 3 गेंदों पर भानुका राजपक्षा, चरित असालंका और दसुन शनाका को आउट किया। वैसे अगर बात करते हैं कार्तिक मय्यप्पन की, तो T20 विश्व कप के इतिहास में ये हैट्रिक लेने वाले 5वें गेंदबाज हैं। और यहाँ प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि T20 विश्व कप 2022 में जो हुए, इसमें हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो आंसर होगा कार्तिक मय्यप्पन। अच्छा, अभी इस तरह का प्रश्न हमने एक और पढ़ा था कि अभी T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा अयान खान। ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात के। और अभी ये T20 वर्ल्ड कप 2022 की जो बात कर रहे हैं, ये पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप है, 13वां इसका एडिशन है,
जो कहाँ पे शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया से 2-3 फैक्ट हम लोगों ने याद किए थे, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2021 में जो T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। अभी इस साल 2022 में जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ न्यूजीलैंड में, उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और आपको याद है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था, तो उसमें भी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है, भारत दूसरे स्थान पर रहा। बाकी रोहित शर्मा अभी 400 T20 खेलने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बने। एक किरोन पोलार्ड का नाम और एक ड्वेन ब्रावो का नाम हमने पढ़ा है कई बार। चलो क्या पढ़ा इनके बारे में ये आप लोग बताओ, अब कमेंट बॉक्स में टाइप करके, हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में बंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा डीपी मनु ने। तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर हैं ये डीपी मनु, जिन्होंने बंगलुरु में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 81.23 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। जबकि रोहित यादव ने 79.30 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर जीता। और ये जो डीपी मन्नू है, अभी गुजरात में जो 36वें नेशनल गेम्स हुए थे ना, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अच्छा, कमलप्रीत कौर का नाम अभी हमने पढ़ा था। डोपिंग आरोपों के चलते 3 साल का प्रतिबंध इन पे लगाया गया। पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है, डिस्कस थ्रोवर हैं ये। अभी हमने कहा 36वें नेशनल गेम्स हुए कहाँ पे, गुजरात में, जिसका शुभंकर था सवज, जिसका मतलब होता है शावक। इसमें पहले स्थान पे सर्विसेज था, टोटल 128 मेडल जीते, जिसमें से 61 गोल्ड थे। सेकंड पे महाराष्ट्र था, टोटल 140 मेडल जीते, जिसमें से 39 गोल्ड थे। और तीसरे पे हरियाणा था, टोटल 116 मेडल जीते, जिसमें से 38 गोल्ड थे। भाई गोल्ड के आधार पर ही रैंकिंग डिसाइड होती है, याद रखना। और इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट रही है हर्षिका रामचंद्रन, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट रहे साजन प्रकाश। और अगली साल जो 37वें नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, गोवा में होंगे। बताओ अभी किस स्नूकर चैंपियन ने कुआलालंपुर में जो 25वां विश्व खिताब है वो जीत लिया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। ये भी पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान कौन बने हैं? तो आंसर होगा साजन भनवाल। अच्छा, पहले तो ये प्रश्न बताओ कि ये अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई? स्पेन में हुई। तो इसमें साजन भनवाल ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। किस कैटेगरी में? 77 किलोग्राम कैटेगरी में। और कौन सा पदक जीता इन्होंने? ब्रोंज मेडल जीता। अब ये ग्रीको रोमन क्या है? तो ये कुश्ती का ही एक रूप है जिसमें पहलवानों को केवल अपनी ऊपरी शरीर का उपयोग करने की अनुमति होती है, मतलब इसमें पैर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ये पहली बार 2017 में हुई थी पोलैंड में। तो तब से लेके आज तक ये पहले भारतीय बन गए हैं जो इसमें पदक लेकर के आए हैं। वैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह है, नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। तो हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ये प्लांट 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस प्लांट में उत्पादन की बात करें तो प्रतिदिन लगभग 6 टन उत्पादन होता है और ये पराली जलाने की आवश्यकता को भी कम करने में मदद करेगा। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड बायोगैस की। एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी होता है, सीएनजी जिसे आप बोलते हो। तो दोनों में अंतर क्या है? तो सीएनजी बोल दूं या सीबीजी बोल दूं, दोनों में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। अंतर आप कह सकते हो, जो सीएनजी है वो गैसोलीन की तरह भूमि के अंदर से प्राप्त होता है, और जो सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस है ये अपशिष्ट या अन्य जैविक सामग्री से बनाया जाता है। अच्छा, मुझे बताओ, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इंदौर में। फिर बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? भावनगर, गुजरात में। फिर बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। फिर बताओ, भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ? पूर्णिया, बिहार में।
फिर बताओ भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा असम में। फिर बताओ जो रिलायंस है ये भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे खोलेगा? हजीरा गुजरात में। यहाँ पे हमने सीएनजी की बात भी करी थी अभी, लेकिन अगर मैं एलपीजी की बात करूँ जो आपके घरों में इस्तेमाल होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। यहाँ से एक साइंस का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि इसमें स्मेल जो आती है जब लीक होती है, तो स्मेल लाने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? तो आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन। तो ये पॉइंट्स आप याद रखना। और यहाँ पे साइंस की बात हुई तो आपको अपडेट कर दूं कि आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में हमने एक न्यू क्विज का पोर्शन ऐड किया है। एक्चुअली एक नहीं 2, जिसमें आप जब एप्लीकेशन खोलोगे तो डेली 10 स्टैटिक क्वेश्चंस की आपको क्विज मिलेगी। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कौन से होंगे? जो आपके डेली करंट अफेयर्स बन रहे हैं ना, वहीं से स्टैटिक क्वेश्चन निकाल करके पूछे जाएंगे। जैसे आपने अभी पढ़ा कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए, तो यहां से स्टैटिक प्रश्न बन जाएगा। भाई अपॉइंटमेंट में तो आपने पढ़ ही लिया कि रॉजर बिन्नी भाई साहब बन गए, अब कौन से नंबर के बने ये प्रश्न पूछ लिया तो आप आंसर कर दोगे 36वें नंबर के, 36 नंबर के। आपसे पूछ लेंगे बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है। ये स्टैटिक प्रश्न ही तो हैं, कहां से निकल रहे हैं? क्योंकि बीसीसीआई भी न्यूज में है। तो इस तरह के स्टैटिक प्रश्न निकाल करके डेली आपको ये तो मिलेगा 10 स्टैटिक प्रश्न। तो ये आपकी प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके अलावा दूसरी सीरीज कौन सी स्टार्ट करिए? जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, जो आपके एग्जाम में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो वाले। वो शायद आपको डेली ना मिल पाए, 2 दिन में 3 दिन में, जैसे भी मेरे से पॉसिबल होगा, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो टाइम का इशू पड़ जाता है। तो 1 दिन में नहीं हो पाया तो 2 दिन में मैं अपडेट कर दिया करूंगा, लेकिन आपको मिलती रहेगी। वो भी प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है, सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहेगा तो देखो मुझे भी काम करने में मजा आएगा। तो रेस्पॉन्स आपका रहना चाहिए। अच्छा लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ में, तभी तो आपका रेस्पॉन्स मुझे दिखेगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने निहोंशु के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी नई दिल्ली में स्थित जापान के दूतावास ने एक मादक पेय निहोंशु के लिए जीआई टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। और ये पहली बार है जब जापान के किसी प्रोडक्ट के लिए चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया गया हो। निहोंशु ये क्या है? तो ये चावल से बनाया जाने वाला एक विशेष पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ यानी कि पीने योग्य कोई मतलब लिक्विड है। अच्छा, जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन अधिनियम आया था 1999 में, लागू हुआ था 2003 में। पहला जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अच्छा, इसी तरह से कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था अभी उड़ीसा ने काई चटनी के लिए जीआई टैग की मांग की थी। ये चटनी चींटियों से बनी हुई है। और अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग मिलेगा, ये पढ़ा था हमने। तमिलनाडु के नरसिंहपेट्टई नागस्वम को जीआई टैग मिला था, ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है। अभी महाराष्ट्र के सफेद प्याज को और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला था। अभी केरल के एडियूर मिर्च को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला। नागालैंड की ककड़ी को जीआई टैग मिला। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। और असम की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। और इस तरह से ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। और ये किससे मिलके बनी? और ये बनी हुई है, ये वाइन जुड़ीमा चावल से बनी हुई है। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2022 में किस देश ने वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी 20 अक्टूबर 2022 को खुलना बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 70 देशों के युवाओं ने हिस्सा लिया और इसमें भाग लेने वाले युवा ये पता लगाएंगे कि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। अच्छा, युवा से आपको याद आएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को, जिस दिन हाथी दिवस भी होता है। और नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण भी हुआ था। कहाँ पे? हरियाणा के पंचकुला में, जिसका शुभंकर था धाकड़ और उसमें विजेता रहा हरियाणा, यानी कि पहले स्थान पे हरियाणा था। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है?
15 जुलाई को। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां वैश्विक संस्करण ये किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा दुबई में। तो वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट ये इसका 22वां संस्करण है, जो कि अभी 17 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक हुआ। कहाँ पे? दुबई में हुआ। और ये शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार और निवेशकों के सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का एक प्रयास था। अब अगला जो शिखर सम्मेलन होगा वो दिसंबर 2022 में होगा बैंकॉक में। ब्लॉकचेन ये क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन का रिकॉर्ड को कई कंप्यूटरों में मेंटेन किया जाता है। अच्छा, अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं इसी से संबंधित कि 2021 में आपको याद हो तो छात्रों को डिजिटल रूप में ब्लॉकचेन आधारित शैक्षिक डिग्री प्रदान करने के लिए एक सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला इंस्टीट्यूट कौन सा बना था? तो आंसर होगा IIT कानपुर। आप जानते हो दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बनी? दुबई सरकार। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2022 में शुरू हुए 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा पाथ टू प्राइड। तो ये डिफेंस एक्सपो 2022 ये इसका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। कहाँ पे शुरू हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। और इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना और मित्र देशों की जरूरतों को पूरा करना। मतलब जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी हमारे पास हथियार हैं, जो भी मशीनें हैं, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है। आपको याद है इस साल 7वां स्पेस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? बंगलुरु में। और अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक्स एक्सपो का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिसंबर 2022 में नवा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा गोवा में। तो याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। अच्छा, पहली बात तो आपको ये पता तो हो कि ये ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। हर साल 20 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, उसके निदान और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? जो आपकी हड्डियां होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो याद रखना थीम क्या है इस बार की? स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। हिंदी में बोलोगे तो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाएं। और जब भी बात हड्डी यानी कि बोन्स की हो रही है तो वैसे तो साइंस में बोन से रिलेटेड काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन 2-3 काफी फेवरेट और काफी अच्छे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाता है कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो आंसर होगा फीमर। जो हमारे जांग थाइस की जो हड्डी होती है उसे कहते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। तो आंसर होगा फिबुला। पैर की हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी होती है ये। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेंगे तो ये होती है स्टेपीज। कान में होती है ना वो, उसका नाम है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, वो कब मनाया जाता है? 29 जून को। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बन सकता है आपके कि भारत में सांख्यिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, जिनके जन्मदिन को ही हम ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक किसे कहा जाता है, ये पूछ रहा हूं मैं। तो आंसर होगा PC महालनोबिस को। और इसी तरह से एक नाम आपने पढ़ा होगा, मिलता जुलता नाम है, PC बालासुब्रमण्यम। अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी रजनीकांत के ऊपर जिसका नाम है रजनी के मंत्र। अच्छा, वैसे इस डे की थीम क्या है? सतत विकास के लिए आंकड़े, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे 20 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल शेफ डे के रूप में भी मनाते हैं, जिसकी थीम है एक स्वस्थ भविष्य का विकास। चलो बताओ, हाल ही में द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को किसने लिखा? बॉब डायलन ने। तो नोबेल पुरस्कार विजेता बॉब डायलन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। इस बुक में बॉब डायलन की कलात्मक यात्रा और उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी जीता है। उन्हें फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, पुलित्जर पुरस्कार और स्वतंत्रता के राष्ट्रपति पदक आदि से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाम है बॉब डायलन।
आपको याद है पीसी बालासुब्रमण्यम अभी एक बुक लिखी थी रजनी के मंत्र नाम से, रजनीकांत के ऊपर है ये। और सॉजर्ड मारिजने ये पूर्व भारतीय महिला टीम के कोच हैं, अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है विल पावर। और पवन सी लाल की बात करें तो फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड पेन्नौर स्टोरी नाम की बुक लिखी इन्होंने। आपको याद होगा हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, अभी उन्होंने एमबीबीएस की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया था। तो बताओ देश में पहली बार कहाँ पे हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य का है ये जामताड़ा जिला जो कि देश का पहला जिला बना जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, तो आंसर होगा झारखंड। और इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। और एक और डे याद रखना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये 23 अप्रैल को मनाते हैं। अगर आपको पता है तो बताओ किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया था? तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर ग्वाडलाजारा को। ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी हाल ही में अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा साहिल सेठ ने। तो आईआरएस अधिकारी हैं ये साहिल सेठ, जिन्होंने अभी अपनी एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये बुक आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर पर आधारित है। शशि थरूर का नाम आया, आपको याद होगा इन्होंने कहा था कि ये BR अम्बेडकर जी के ऊपर एक बुक लिखेंगे जिसका नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। अभी पुलाप्रे बालाकृष्णन ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। और जे सिंह द मैकमोहन लाइन नाम की बुक को लिखा है जिसको रिलीज किया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। अच्छा बताओ, मैकमोहन लाइन ये किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, सीमा रेखा है, उसे कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? फिर रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, अब बताओ अभी हाल ही में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम बताओ? तो आंसर होगा दिलीप महलानाबिस। तो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महलानाबिस, जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन चिकित्सा के विकास का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल के लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलाज करते हुए पहली बार ORS का इस्तेमाल किया था। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन अभी इनका निधन हो गया, ये याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो आंसर होगा डॉक्टर S पद्मावती, जिनका निधन हो गया। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी? शारदा मेनन थी, इनका भी निधन हो गया। अच्छा, 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से कौन मशहूर थे? तो पश्चिम बंगाल के सुशोभन बंदोपाध्याय, जिनका भी निधन हो गया। बाकी आप जानते हो अभी हमने पढ़ा था पॉन्डमैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का भी निधन हो गया? कलमाने कामेगौड़ा का। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की पहली चेयरपर्सन थी जयंती पटनायक, इनका भी निधन हो गया। भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? BK सिंघल। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम के जनक कौन थे जिनका निधन हो गया? डॉक्टर V कृष्णमूर्ति। तो ये भी नाम याद रखना, न्यूज में थे। बढ़ते आगे, फिर बताओ अभी हाल ही में कट्टी बिहू पर्व ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। तो ये जो कट्टी बिहू है, याद रखना इसे कोंगली बिहू भी कहा जाता है। और ये एक फसल का त्यौहार है जो अभी 18 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। ये जो दिन है ये असमिया कैलेंडर के अनुसार कट्टी महीने के पहले दिन को मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर के महीने में ही पड़ता है। कटी का मतलब होता है काटना। तो इस दिन फसल कटाई की शुरुआत होती है और फिर धान की बुआई की जाती है। इस अवसर पर लोग अपने घरों के साथ साथ धान के खेतों में दीपक जलाकर अगले मौसम में बेहतर फसल की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, असम में और भी कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार होते हैं क्या? बहुत सारे हैं, जैसे कि नुआखाई त्यौहार, छाऊ महोत्सव, कलिंग महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, रजा पर्व। इन सब का संबंध आपके उड़ीसा से है। अच्छा बताओ, खारची महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। और एक याद रखना, त्रिशूर पूरम उत्सव अगर आपसे पूछे तो इसको त्रिपुरा मत करना, ये केरल में मनाया जाता है। इसी तरह से केरल में अट्टुकल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल होता है यहाँ पे। और मकर विलक्कू त्यौहार ये भी केरल में होता है, यहाँ पे जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ पे। और एक और मंदिर फेमस है, कामाख्या देवी मंदिर,
ये असम में है, यहीं पे लगता है अम्बुबाची का मेला। वांचुआ महोत्सव ये भी होता है असम में ही। अच्छा, चापचार कुट महोत्सव कहाँ पे होता है? मिजोरम में होता है। और लाई हराओबा या संगाई महोत्सव पूछ ले, दोनों का आयोजन होता है मणिपुर में। और खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। बंगस आवाम मेला हो गया, या कंछोत महोत्सव पूछ ले, या फिर हैरत महोत्सव, इन सब का आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। तो ये भी याद रखना आप। प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? फ्रीडम हाउस इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 51। तो अभी फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत की ग्लोबल रैंकिंग में इंटरनेट फ्रीडम स्कोर में 2 अंकों का सुधार हुआ है। ये पॉजिटिव बात है। तो भारत का स्कोर क्या हो गया? 51। 2021 में बात करेंगे तो भारत का स्कोर 49 था। तो भारत में इंटरनेट शटडाउन की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता की कमी के कारण स्कोर में ये सुधार देखने को मिला है। इस इंडेक्स में ये बताया गया है कि इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब स्थिति आपको मिलेगी चाइना में। अच्छा, इंटरनेट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम 2022 में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, सूचकांक है, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि भारत का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम ये कहां पे लॉन्च हुआ था? कोलकाता में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पे। अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा केरल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? BK सिंघल। और BK सिंघल से लिंक करके मैंने एक और नाम आपको याद करवाया था, एक नया अपॉइंटमेंट। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? BK त्यागी। तो BK सिंघल और BK त्यागी दोनों को याद रखना। आप जानते हो सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। तो 2022 में हमने इसको 8 फरवरी को मनाया। आपको याद है भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? नागपुर में। और नागपुर में एक और घटना हुई थी जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी थी। नागपुर में ही सबसे लंबा डबल डेकर पुल बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको लिंक करके बताए जो कि इंटरनेट से संबंधित हैं। अब इंडेक्सेस के बारे में कुछ रिवाइज करते हैं हम। आपको याद है अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या है? 107 है। उससे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था जिसमें भारत 40 नंबर पे था और टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। आपको याद होगा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 121 नंबर पे था और टॉप पे था फिनलैंड। एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 37 नंबर पे था, टॉप पे उसमें डेनमार्क था। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स आया था जिसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। और इसी तरह से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया था, उसमें बताया गया था कि दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना। इसको जारी किसने किया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। फिर एक हमने देखा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत लास्ट आया था 180 नंबर पे, याद होगा, टॉप पे डेनमार्क रहा था। और आपको याद है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था, उसमें भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पे रखी गई थी। पहले स्थान पे अमेरिकी वायुसेना, दूसरे पर रशिया की वायुसेना, तीसरे पे भारतीय वायुसेना। एक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। आपको याद होगा एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 150वें स्थान पे रहा, टॉप पे नॉर्वे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। डेमोक्रेसी इंडेक्स पड़ा था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है इसको। लोकतंत्र सूचकांक जिसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। तो 2022 में ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, ये मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस जिले में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा बनासकांठा। तो याद रखना कब? अभी 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है। इसे टोटल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और इसके 2024 में चालू होने की उम्मीद है। ये जो एयरबेस है ये भारत पाकिस्तान सीमा से 130 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो जब ये स्टेशन बन करके तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे फाइटर जेट्स और अन्य मारक हथियार तैनात किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की बात है, अभी आपने पढ़ा था इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। तो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। नेवल चीफ कौन है?
आर हरि कुमार है और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। आर्मी चीफ आपको पता है मनोज पांडे और आर्मी डे 15 जनवरी को होता है। अभी आपको याद होगा मोदी जी ने ही गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। याद रखना, गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर। और गिफ्ट सिटी अभी न्यूज में था क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बनी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? डीजे पांडियन बने थे। वैसे गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भी बनेगा और गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण भी किया जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला भूकंप स्मारक जिसको नाम दिया स्मृति वन, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? गुजरात के भुज में। और गुजरात सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना है। भारत की पहली स्टील सड़क ये बनी है सूरत में ही। सूरत में ही बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बन रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को भी लॉन्च किया था गुजरात में ही। अभी 12वां डिफेंस एक्सपो ये भी गुजरात में हुआ, गुजरात के गांधीनगर में, जिसका थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। और अभी प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन भी किया था अहमदाबाद गुजरात में। इन स्पेस का फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी? जामनगर गुजरात में। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर गुजरात में। और भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? गुजरात में। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था? मोरबी गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने धन वर्षा योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा LIC ने। तो अभी LIC ने एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसे LIC धन वर्षा योजना नाम दिया गया। इसके तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। इस पॉलिसी में केवल एक ही बार आपको प्रीमियम भरना होगा और इसमें ग्राहकों को प्रीमियम से 10 गुना गारंटीड मैच्योरिटी बोनस, रिस्क कवर सहित कई तरह के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। तो धन वर्षा पॉलिसी ये इंश्योरेंस के साथ साथ सेविंग प्लान भी है। इसमें जीवन भर के लिए लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का फायदा भी मिलता है। देखो, LIC की बात करेंगे, स्थापना होती है 1956 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष है MR कुमार। अभी आपको याद हो तो LIC ने बीमा रत्न नाम से एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्च किया था और उससे पहले धन संचय नाम से एक पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू की थी। एक प्रगति एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था LIC ने और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था आनंद नाम से। प्रगति का तो मतलब हो गया परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन, ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। और आनंद का मतलब हो गया आत्मनिर्भर एजेंट, न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। एक आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी LIC ने लॉन्च किया था। अभी आपको याद होगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए एंजॉय नाम से सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। और अभी बजाज आलियांज इसने ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके नए MD CEO कौन बने थे? अभी तपन सिंघल। और याद रखना, तपन कुमार डेका, ये नाम भी आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए हेड बने थे ये। बाकी SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD CEO कौन बने? अभी किशोर कुमार पोलुदासु। अभी इसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे।